नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था अव्यय। इसमें हम लोग क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब बढ़ते हैं इससे आगे। तो क्रिया विशेषण अव्यय के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और सेगमेंट वाइज आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो अब क्रिया विशेषण अव्यय के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय सबसे पहली बात देखो, जैसा कि अपनी भूमिका में ही रहता है कि सबसे पहले पढ़ेंगे किसी भी चैप्टर के प्रकारों के परिभाषा के बारे में। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं एवं उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों या पदों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब सीधा सा है कि जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हो तथा वाक्य के एक हिस्से वाक्यांश पद अथवा पदबंध को वाक्य के दूसरे हिस्से वाक्यांश पद अथवा पदबंध से जोड़ने का काम करते हो उन्हें हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। हालांकि याद रखना है, जोड़ना कहना गलत भी हो जाएगा, क्योंकि जब हम समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ेंगे तो ये बात वहां पे फिर एक दूसरे का विरोधाभासी हो जाएगी। तो इसलिए जोड़ने की जगह सीधा सीधा कहना है कि संबंध व्यक्त करते हैं। संबंधवाचक अव्यय वे हैं जो वाक्य के शब्दों का वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से संबंध व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो सिंपल बात ध्यान रखनी है, संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों या पदों के साथ बताने वाले अव्यय कहलाते हैं संबंध बोधक अव्यय। जैसे कुछ शब्द हैं यहाँ पे और कुछ उदाहरण भी हैं। आराम से मेरी बात को समझना, फिर हम लोग आराम से ध्यान से आगे बढ़ेंगे। जैसे एक शब्द है और, अपेक्षा, तुल्य, वास्ते, विशेष, पलटे, ऐसा, जैसे, लिए, के मारे, करके इत्यादि शब्द संबंधवाचक अव्यय के अंतर्गत पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, अब समझ लेते हैं उदाहरण कि किस प्रकार से आप वाक्य में संबंध बोधक अव्यय की पुष्टि कर पाएंगे। आराम से मेरी बात को समझना। जैसे सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे, तो कहां से आगे। वह खुशी के मारे, बालक चांद की ओर, मेरे घर के सामने मंदिर है, के सामने, कमरे के अंदर बिल्ली बैठी है, तो के अंदर, छत के ऊपर मोर नाच रहा है, तो के ऊपर, मेरे कारण, तो मेरे, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो के लिए शब्द। तो ये जो मैंने अंडरलाइन करे हैं ये सब क्या है, संबंध बोधक अव्यय। अब समझिए मेरी बात, सिंपल। आपको वाक्य में इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी वाक्य में का अथवा की अथवा के, ना अथवा नी अथवा ने, रा अथवा री अथवा रे, और या फिर से, आमतौर पर ये सब, हमेशा ये शब्द नहीं, आमतौर पर ये सब, आमतौर पर ये शब्दों के बाद जो मिलेंगे वो संबंध बोधक अव्यय है। देखिए यहाँ पे से आगे है ना, देखो यहाँ के मारे, समझ पा रहे हैं, बढ़िया, की ओर, के सामने, के अंदर, के ऊपर, रे कारण, और यहाँ पे के लिए। तो सिंपल याद रखना है कि संबंध बोधक अव्यय को पहचानने के लिए आपको काकी के, रारी रे, नानी ने और से, इन शब्दों को वाक्य में देखना। जहां भी ये शब्द मिले तो इनके बाद जो भी शब्द लिखा हुआ मिलेगा उस वह संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा कि वह वाक्य के शब्दों को अन्य शब्दों से संबंधित कर रहा होगा। मैं ये बात समझा पा रहा हूं, बढ़िया। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ और, जैसे क्या होता है, ध्यान से समझना कि जैसे ये शब्द अलग भी तरह से इस्तेमाल हो जाता है, आप ध्यान से समझना बस। ठीक है, जैसे एक नाई शब्द है, पढ़े लिखे की नाई, नाई का मतलब तरह, तो मैंने कैसे पहचाना, की मिल गया ना मेरी बात में से। ठीक है, पेड़ के नीचे मैंने क्या समझाया था, काकी के, रारी रे, नानी ने और से, इन शब्दों को पहचानते ही संबंध बोधक अव्यय मिल जाएगा। के नीचे,
गरीब आकाश तले यानी आकाश के नीचे, तो के नीचे शब्द की जगह इस्तेमाल हो गया है तले शब्द। गांव के पास स्टेशन है, तो कौन सा, के पास। शहर के निकट के लोग, शहर के निकट के लोग। अब देखो यहाँ पर जो के है वह इस्तेमाल हो रहा है संज्ञा के लिए, तो ये तो अव्यय नहीं कहलाएगा, है ना, लोग तो संज्ञा होती है। तो याद रखना है कि काकी के अगर कहीं भी मिल जाए तो ये भी ध्यान रखना है, कई बार काकी के बाद संज्ञा भी हो सकती है। हम सब तो निमित्त मात्र हैं, तो निमित्त शब्द। मेरे घर के आगे, तो के आगे शब्द। हमारे घर के पीछे, तो के पीछे शब्द। तो मूल बात क्या निकल के आ रही है, वही जो मैंने अभी बोला। कई सारे उदाहरण भी हम लोगों ने पढ़ लिए। काकी के, रारी रे, नानी ने और से, ये शब्दों के साथ जुड़े हुए शब्द आपको मिले तो समझ जाइए वे संबंध बोधक अव्यय है। और समझ लेते हैं, उदाहरण तो मैंने और भी ले रखे हैं, आप और देखिए। जैसे मेरे घर के आगे बस स्टैंड है, तो के आगे। हमारे घर के पीछे बगीचा है, के पीछे। वर्षा से पहले छत ठीक कर लो, तो से पहले। मेरे द्वारा, तो रे द्वारा। अब देखो पढ़ने को तो रे द्वारा हुआ, लेकिन अगर मैं इस वाक्य में आपसे पूछूं कि संबंध बोधक अव्यय बताइए, तो केवल क्या बताओगे, द्वारा, क्योंकि रे शब्द मैं शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, उसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। जैसे ज्ञान के समान, तो यहां से पूरा के समान। तालाब के समीप, तो के समीप। प्रकृति प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब के विरुद्ध, है ना, तो आ गया ना के। मेरे विरुद्ध, तो विरुद्ध शब्द आ गया। आप समझ पा रहे हैं? तो कुल मिला के बात क्या बन रही है, काकी के, रारी रे, नानी ने और से। और देखते हैं उदाहरण, ठीक है। देखो आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य काकी के, रारी रे, नानी ने, को नहीं बोला है मैंने, तो आप ये वाला भी अंडरलाइन कर लें, को लेकर नहीं, ठीक है। वो अलग बात है कि बाद में समझा दूंगा। मुझे उसके विषय में, के विषय। शक्ति से परे। घर के बाहर बहुत बड़ा चौक है, तो के बाहर। भाइयों समेत, समेत शब्द हुआ। वह मानवनी देवतुल्य है, देवतुल्य अर्थात देवता के समान, तो आ गया ना के। तो इन सभी शब्दों के द्वारा आप ये बातें समझ पा रहे हैं। और एक और रह गया, वो भी पढ़ ही लेते हैं। खुशी के मारे कमल के सदृश है। इस वाक्य में दो संबंध बोधक अव्यय पाए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं इससे आगे संबंध बोधक अव्यय के प्रकार। देखो, तो पहला प्रकार है प्रयोग के आधार पर। मेरी बात को समझना, पहला प्रकार है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के दो प्रकार होते हैं। एक होता है संबद्ध, संबंध बोधक अव्यय, संबद्ध। और एक होता है अनुबद्ध। और इसकी पहचान मैं बिल्कुल सीधी बता देता हूं आपको, रटना मत आप। देखो सेम वही बात है कि संबद्ध संबंध बोधक अव्यय की पहचान कराएंगे आपके वही शब्द जो अभी मैंने आपको पढ़ाए। कौन कौन से, काकी के, रारी रे, नानी ने या फिर से। अगर ये शब्द मिल जाए तो तुरंत समझ जाइए, आराम से, घबराने की जरूरत नहीं। ये शब्द मिल जाए तो तुरंत समझ जाइए कि काकी के, रारी रे, नानी ने से जुड़े हुए शब्द हो जाएंगे संबद्ध, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, जैसे देखो के मारे, पूजा से पहले, ठीक है, धन के बिना। अब पढ़ लो इसकी परिभाषा, बाद में पढ़ रहे हैं परिभाषा। देखो, जो अव्यय संज्ञा शब्द विभक्तियों के बाद लगते हैं, संज्ञा शब्द विभक्तियों के बाद लगते हैं, उन्हें कहते हैं संबंध संबंध बोधक अव्यय, संबद्ध संबंध बोधक अव्यय। लेकिन आप कैसे पहचानोगे, काकी के, रारी रे, नानी ने और से, जो अब तक पढ़ते आए हैं। दूसरा इसी का अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। देखो अनुबद्ध में क्या होगा, वही बात। देखो यहाँ मैंने बोला ना समेत का जिक्र बाद में करूंगा, तब कर रहा हूं।
अब देखो क्या है कि ये शब्द भी संज्ञा के बाद लगे होंगे, लेकिन यहाँ विभक्तियां नहीं होंगी। काकी के, रारी रे, नानी ने, से, ये शब्द नहीं मिलेंगे। अगर ये मिल जाएंगे तो संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, और ये शब्द न मिले तो अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, अनु उसके साथ जुड़े हुए, पीछे पीछे चलते, बिल्कुल नजदीक चलते हैं। देखो, जो अव्यय शब्द संज्ञा शब्दों के साथ अनुबद्ध यानी आत्मीयता के साथ जुड़े हों, उन्हें अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो कैसे पहचानोगे? काकी के मिले, रारी रे मिले, नानी ने मिले, से मिले तो संबद्ध संबंध बोधक अव्यय है। और अगर संज्ञा और उससे संबंधित शब्द के बीच में ये न मिले तो अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय है। जैसे यहाँ देखो, पुत्रियों समेत, काकी के तो नहीं मिल रहा ना, सहेलियों सहित, काकी के तो नहीं मिल रहा ना, किनारे तक, तो काकी के तो नहीं मिल रहा ना। बहुत बढ़िया, आप समझ गए। तो बीच में विभक्ति चिन्ह मिले तो संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, और न मिले तो अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। समझा पा रहा हूं ये बात? चलिए आगे बढ़ता हूं। आगे अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर भैया होते इसके 13 प्रकार, और यहां देखो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है नहीं, फिर भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ कुछ नहीं, बस शब्दों को समझ लीजिए। जैसे कालवाचक, तो कौन से शब्द होंगे? जो समय की रूपरेखा को बता रहे होंगे। ठीक है, जैसे आगे हुआ, पीछे हुआ, पहले हुआ, बाद हुआ, पूर्व हुआ, पश्चात हुआ, उपरांत हुआ, ये शब्द हमेशा समय की जानकारी देने के लिए आते हैं। स्थानवाचक स्थान की जानकारी दे रहे होंगे। पास, दूर, ऊपर, नीचे, तले, मध्य, बाहर, अंदर, सामने, निकट, यहाँ, वहां इत्यादि शब्द। ठीक है। साधन, साधन का मतलब होता है जब आप किसी की मदद लेते हो किसी कार्य को करने में। जैसे चाकू से सब्जियां काटी, तो चाकू कहलाएगा उस कृत्य को करने का साधन। ठीक है। तो स्थानवाचक में कौन कौन है? हाथ हो सकता है, द्वारा हो सकता है, जरिए हो सकता है, मार्फत हो सकता है, सहारे हो सकता है, आदि शब्द साधनवाचक होंगे। दिशावाचक, दिशा बताएंगे, सामने, ओर, पार, तरफ, आर पार, आसपास। ठीक है, ये शब्द दिशावाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। और एक चीज को फिर से कह रहा हूं, पहले भी हालांकि मैं ऐसे शब्दों के बारे में डिस्कस कर चुका था कि इनको रटने की बजाय ये वाक्य में जब जब आएंगे तब तब आपके सामने ये स्पष्ट हो जाया करेगा कि दिशा है तो दिशावाचक, स्थान है तो स्थानवाचक। ठीक है, आराम से समझना। जैसे विरोधवाचक, तो विरोध दर्शाया जाएगा प्रतिकूल यानी उल्टा, उल्टे, विपरीत, खिलाफ, ये सारे के सारे शब्द खुद से सोचो, विरोध का ही तो सूचक है। जैसे हेतु या कारणवाचक, तो कारण हो गया, हेतु हो गया, लिए हो गया, निमित्त हो गया, वास्ते हो गया, खातिर हो गया, चलते हो गया, के मारे हो गया। तो खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा है, तो क्यों नहीं फूला समा रहा? खुशी के मारे। तो उसकी खुशी का कारण क्या है? अब समझ गए, खुशी के मारे, तो कारण क्या हो गया? खुशी। चलिए आगे, व्यतिरेक। देखो व्यतिरेक का मतलब यहाँ लिखा हुआ अतिरिक्त, एक्स्ट्रा अंग्रेजी में। तो अतिरिक्त मिले, अलावा मिले, सिवाय मिले, बिना मिले, बगैर मिले, रहित मिले, ये शब्द मिले तो व्यतिरेक वाचक कहना। सहचर शब्द का मतलब ये रहा, साथ, संग, समेत, पूर्वक, अधीन, सहित, ये शब्द मिलेंगे सहचर। तुलनावाचक में तुलना दर्शाई जाएगी, की अपेक्षा, की बजाय, के समान, के सादृश्य, तुलनावाचक हो जाते हैं। संग्रहवाचक में संग्रह, मात्र, भर, तक, पर्यंत, ये संग्रहवाचक हो जाएंगे। साम्यवाचक का मतलब है बराबर। ठीक है, तो सदृश हुआ, ऐसा हुआ, जैसा हुआ, अनुसार हुआ, समान हुआ, तुल्य हुआ, नाई हुआ, अनुरूप हुआ, तरह शब्द हुआ, ये सब कहलाएंगे आपके साम्यवाचक। फिर आ जाता है आपका विनिमय वाचक। विनिमय यानी अदला बदली, विनिमय अर्थात अदला बदली। जैसे एवज, पलटे, के बदले, तो यहां से याद रखो अदला बदली, की जगह।
विषयवाचक यानी विषय क्या होता है, विषय होता है, जैसे भरोसे हुआ, लेख हुआ, नाम हुआ, बाबत हुआ। ये सारे के सारे शब्द आपको याद रखने कि 13 प्रकार के होते हैं और इनके अंतर्गत ये शब्द आते हैं जो मैंने पढ़ के सुना दिया है। चलिए, ये वाला हिस्सा हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है, आमतौर पर न के बराबर 99.99% में आपको ये बात समझ के चलनी है कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय कितने होते हैं, 13। बस इतने से मेरा और आपका काम चल जाएगा, इससे ज्यादा की आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं, फिर भी मैंने पढ़ के एक बार सुना दिया है। अब आते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय। ये तो देखो पूछा जाता है, प्रयोग के आधार पर पूछा जाता है, व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। जैसे इनमें कुछ होते हैं मूल, 2 प्रकार के होते हैं मूल। अब देखो, मूल शब्द की चर्चा हम इस हिंदी व्याकरण के प्रारंभ श्रेय से ही कर रहे हैं। मूल का मतलब जो सबसे पहले आपको प्राप्त होता है वो मूल कहलाता है, यानी जिनमें कुछ भी जोड़ा या घटाया न जाए तो मूल कहलाता है। जैसे जो अव्यय शब्द संबंध की अवस्था में मूल रूप से संबंधित हो उन्हें मूल संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, मतलब बिना कुछ जोड़े, बिना कुछ हटाए। जैसे शब्द हो गए आपके विना हुआ, पर्यंत हुआ, नाई हुआ, समेत हुआ, पूर्वक हुआ, ये शब्द आपके कहलाएंगे मूल संबंध बोधक अव्यय। अभी तक नहीं समझ में आया होगा, आगे देखो। अगला है यौगिक संबंध बोधक अव्यय। यौगिक मतलब जिसमें जोड़ा जाए, जैसे अभी आपने जो अव्यय शब्द संबंध की अवस्था में विभिन्न प्रकार के शब्दों से संबंधित होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे देखो, ये की अपेक्षा आता है, केवल अपेक्षा नहीं आता है, के वास्ते आता है, के विशेष आता है, या से विशेष, से पलटे, की जवानी, से सरीखे, से करके, के लिए, के मारे, ये हमेशा किसी न किसी विभक्ति चिन्ह के साथ आते हैं। तो जो विभक्ति चिन्ह से जुड़े हों, जिनका विभक्ति चिन्ह से योग हुआ हो, वे हो गए यौगिक संबंध बोधक अव्यय। और जो न जुड़े हों, जो आराम से मूल रूप में लिए जा सके, वो कहलाएंगे मूल संबंध बोधक अव्यय। समझ गए? इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो जो संबद्ध संबंध बोधक अव्यय थे वो सब हो गए यौगिक संबंध बोधक अव्यय, और जो अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय थे ना, वे सब हो गए मूल संबंध बोधक अव्यय। तो बस ऐसे करके समझ लो कि वही बात यहाँ अप्लाई कर दो, जो मूल है वो यहाँ पर, सॉरी, जो यहाँ मूल है वो वहां पर अनुबद्ध है, और जो वहां संबद्ध है वो यहाँ पर यौगिक है। समझ गए कि नहीं समझे? सिंपल, रटने की जरूरत नहीं है, एक वर्गीकरण पढ़ लिया है, बीच वाला उतना महत्वपूर्ण है नहीं, रह गया ये तीसरा आखिरी, वो आराम से समझ जाओगे। देखो, कुछ अव्यय संज्ञा से भी संबंधित होते हैं, जैसे होता है और, अपेक्षा, नाम, वास्ते, विशेष, विषय, पतले, ये शब्द संज्ञा से संबंधित होते हैं। कुछ विशेषण से होते हैं, जैसे ऐसा, जैसे, जवानी, सरीखे, तो ये शब्द डायरेक्ट याद हो जाए आपको, ठीक है। क्रिया से होते हैं लिए, मारे, करके। क्रिया विशेषण से होते हैं ऊपर, बाहर, भीतर, यहाँ, पास इत्यादि। लेकिन वही बात है कि ये वाला वर्गीकरण भी न के बराबर इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का हिस्सा है तो बता दे रहा हूँ। हाँ, ये गारंटी है कि 99.99% यहाँ से सवाल नहीं आएगा, ये कंफर्म। फिर भी एक बार पढ़ लो क्या जाता है, देखने में क्या जाता है, याद मत करना बस, ठीक है। यदि किसी विभक्ति के बाद क्रिया विशेषण पद हो तो वह संबंध बोधक बन जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो वैसे ही आपको पता है, दीवार के ऊपर तो हम कैसे पहचानेंगे, काकी के सोहन विद्यालय जाने के लिए आगे बढ़ता है, तो क्रिया विशेषण के बाद अगर कभी मिल जाए तो वह क्या बन जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। चलिए, तो आपको ये बातें पूरी यहाँ तक समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम आराम से इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। याद क्या रखना है, नॉर्मल बातें, प्रयोग के आधार पर याद रख लीजिए, ठीक है। अर्थ के आधार पर केवल इतना याद रखिए, 13 होते हैं। और एक आखिरी वर्गीकरण, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से संबंधित इतना ज्यादा जरूरी है नहीं, मेरी बात समझ गए। जो सेगमेंट जरूरी है उसको मैंने थोड़ा धीरे धीरे बोला है, और जो जरूरी है उसको पढ़ दिया है जल्दी जल्दी, ताकि आप एक नजर से उसे भी देख लें, भूले भटके कभी। लेकिन मेरी पूरी तरफ से गारंटी है कि उससे नहीं आएगा। आप समझ गए मेरी बात? चलिए, बढ़िया, यहाँ तक देखिए। अब हम बात करेंगे इससे आगे की कक्षा में अगले अध्याय के साथ। तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।